21 सितंबर 2007 सुबह का टाइम था। रिजवानुर रहमान अपने घर से बाहर निकलता है। नॉर्मली वो अपने घर पे रहता था, अपनी मम्मी पापा वाले घर पे, लेकिन इस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो अपने मौसी यानी अपने खाला के घर पे रुका हुआ था। तभी उसको एक फ़ोन आता है और वो जल्दबाजी में अपने घर से बाहर निकलता है। इतनी जल्दबाजी उसको थी कि वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। सिचुएशन इस टाइम ऐसी थी कि रिजवानुर रहमान के जो घर वाले थे वो टेंशन में रहते थे और उसी दिन शाम को उनके पास एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन कॉल में बताया जाता है कि रिजवानुर रहमान की जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो एक रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिली है। The death of 30-year-old graphics designer Rizwanur Rahman. Death of 30-year-old graphics designer Rizwanur Rahman. Now in the Rizwanur Rahman case, while the CBI has wound up its primary investigations. रेलवे ट्रैक पर जिस रेलवे पुलिस के ऑफिसर्स ने उस बॉडी को सबसे पहले एग्जामिन किया था, उसमें से एक थे सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना। और कुछ साल बाद सब इंस्पेक्टर की लाश पड़ी हुई मिली सेम ही तरीके से एक और रेलवे ट्रैक पर। Injuries on Arindam Manna's body suggest that he was possibly tortured before he died. और ये केस इतना ज्यादा बड़ा था कि वेस्ट बंगाल में उस टाइम 30 साल से रूल कर रही एक स्टेट गवर्नमेंट अगले इलेक्शंस में गिर गई और वो फिर जिंदगी में कभी वापस गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाए, वो पॉलिटिकल पार्टी। ये थी रिजवानुर रहमान और प्रियंका की लव स्टोरी। अब ये नहीं करता तो हम उसको रोक भी तो नहीं पाते हैं। वो तो हो ही गया था उसको उससे प्यार। बात है 2004 की। कोलकाता में एक एरिया है पार्क स्ट्रीट। पोश एरिया है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स और एक अच्छी वाइब्रेंट नाइट लाइफ एंजॉय करते थे लोग उस टाइम। पार्क स्ट्रीट में ही एक इंस्टीट्यूट था, एरेना मल्टीमीडिया करके। ये लोग ग्राफिक डिजाइनिंग और इस तरह के कोर्सेज सिखाते थे जो नॉर्मली उस टाइम स्कूल्स या कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता था और इंडस्ट्रियल वर्क्स में बहुत काम आता था। यहाँ एक टीचर की तरह काम करता था 27 साल का रिजवानुर रहमान। रिजवानुर अच्छा खासा पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। उसकी उम्र 27 साल थी और उसकी जो स्किल्स थी पढ़ाने की वो अच्छी खासी थी। फिर एक दिन एरेना मल्टीमीडिया में एक स्टूडेंट एनरोल करती है जिसका नाम होता है प्रियंका तोड़ी। बहुत भरोसा है हमको, प्यार ही तो जिंदगी है। लक्स कोजी जिसके अंडरगारमेंट्स आते हैं, सुना भी होगा आपने, उसी लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी। आगे शायद प्रियंका को अपना खुद का बिजनेस संभालना होगा, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है जिसको उसे पता होना चाहिए अगर वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को संभालना चाहती है। प्रियंका काफी शाय और रिजर्व्ड लड़की थी, ज्यादा किसी से खास बातचीत करना नहीं था। उसी टाइम रिजवानुर रहमान को यह अंदाजा नहीं था कि प्रियंका तोड़ी किसकी बेटी है। रिजवानुर रहमान प्रियंका को पढ़ाता था और धीरे धीरे उन दोनों की जो नजदीकियां थी वो बढ़ने लग गई, क्योंकि रिजवानुर रहमान का वैसे भी टीचिंग स्टाइल और जो नॉलेज लेवल था वो अच्छे खासा था, इतना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए इनफ है। धीरे धीरे टाइम के साथ जब कुछ महीने गुजरे तो प्रियंका और रिजवानुर की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट होने लग गई। 2004 से लेके 2007 के बीच में प्रियंका और रिजवानुर की जो दोस्ती थी या प्यार था वो नॉर्मली चलता रहा और 3 साल बाद अगस्त 2007 में दोनों ने मिलके अपनी जो दोस्ती है, लव स्टोरी है, उसको परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने का इरादा बनाया। 2007 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी कर लेंगे। और बात ये 2007 की है तो उस टाइम पे लव मैरिजेस इतना फ्रीक्वेंटली होती ही नहीं थी और समाज में एक लव मैरिज को एक्सेप्ट करना ये और भी ज्यादा डेंजरस टास्क था। ऊपर से जो रिजवानुर और प्रियंका की कहानी थी वो भी कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी, क्योंकि प्रियंका एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, ऊपर से एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी और रिजवानुर रहमान बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं था, एक गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली से था। ऊपर से वो एक मुस्लिम लड़का था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे के साथ रहने से पहले और एक दूसरे की फैमिली को इन्फॉर्म करने से पहले उन दोनों को लीगल तरीके से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में जो काम बचे वो सिर्फ कन्विंस करने का बचे। 18 अगस्त 2007 को प्रियंका और रिजवानुर रहमान दोनों एक मैरिज रजिस्ट्रार शिप्रा घोष के यहाँ पहुँचते हैं उनके ऑफिस में। उनके साथ में 3 और लोग थे जो शादी के विटनेस बनने वाले थे और वहां जाके शादी कर लेते हैं। ये जो 3 विटनेस थे इनके नाम थे सादिक हुसैन, अनादि चक्रवर्ती और अतानु चटर्जी। ये जो पूरी कहानी है, इन तीनों विटनेस का इस पूरी कहानी में कोई खास रोल नहीं है। उल्टा जिन लोगों का इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट है उनमें से कोई भी विटनेस नहीं बना था। इसका मतलब कि रिजवानुर रहमान और प्रियंका दोनों ने किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि वो शादी करने जा रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी हो जाती है। अब इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये राइट देता है एक नॉर्मल सिटीजन को कि अगर वो किसी और कास्ट से या किसी और रिलीजन में शादी करना चाहता है तो वो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकता है। क्योंकि अपने इंडिया में जो मैरिजेस के लॉ हैं
वो पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से हैं। और प्रियंका और रिजवानुर रहमान को ये अच्छे से पता था कि फ्यूचर में जब उनकी शादी को लेके बवाल खड़ा होगा तो ये कोशिश भी करी जा सकती है कि उनकी शादी को इनवैलिड करार कर दिया जाए अगर वो किसी रिलीजन के हिसाब से शादी करेंगे। और ऐसे केसेस सामने आए भी हैं कि अगर आपने 7 फेरे नहीं लिए तो आपकी शादी वैलिड नहीं है। और हर रिलीजन के हिसाब से कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि शादी को इनवैलिड करार कर दिया गया। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी करने की वजह से रिजवानुर रहमान और प्रियंका के साथ एक चीज अच्छी थी कि मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा उनकी मैरिज को किसी भी तरीके से इनवैलिड नहीं बताया जा सकता। लेकिन आगे जाके यही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की वजह से इस पूरे केस के सबसे डरावने आउटकम सामने आए। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। 18 अगस्त को शादी कंप्लीट होने के बाद रिजवानुर रहमान और प्रियंका दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। किसी ने भी अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया और भी किसी इंसान को ज्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दोनों बीच बीच में मिलते थे और ये डिसाइड करने की कोशिश करते थे कि आगे फैमिली को कैसे बताया जाए, जो उनकी शादी है उसको पब्लिक कैसे किया जाए। रिजवानुर डिसाइड करता है कि वो अपने भाई रुकबनूर को पहले ये इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि फाइनली अगर रिजवानुर को प्रियंका को अपने घर लेके आना है अपनी वाइफ के रूप में तो उसके फैमिली के समझदार लोगों को पता होना चाहिए। और रुकबनूर उसका बड़ा भाई था। जैसे ही रिजवानुर ने ये इन्फॉर्मेशन अपने भाई को दी तो रुकबनूर ने अपने एक दोस्त मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू इसको भी साथ में बुला लिया। पप्पू जो है वो रिजवानुर की फैमिली का फैमिली फ्रेंड था और काफी ट्रस्टेड बंदा था। सारा मसला समझने के बाद रुकबनूर और पप्पू दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रिजवानुर और प्रियंका की हेल्प करेंगे। और जिस सेल्फलेस नेचर के साथ रुकबनूर और पप्पू ने भरोसा दिलाया था रिजवानुर और प्रियंका को कि वो उनकी हेल्प करेंगे, और वो कर भी रहे थे। डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, लीगल तरीका है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से हेल्प की तो एक तरीके से रिजवानुर और प्रियंका के लिए वो फरिश्तों वाले काम कर रहे थे। प्रियंका और रिजवानुर दोनों इन दोनों की बातों को 100% मानते थे और पूरा भरोसा करते थे। लेकिन कई साल बाद जब ये केस काफी हद तक निपट गया था तब प्रियंका ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्हें कभी रुकबनूर और पप्पू को अपनी मैरिज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। वो आपको आगे पता चलेगा कैसे। खैर, रिजवानुर, उसका भाई पप्पू और प्रियंका इन चारों ने मिलकर अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि आगे क्या करना है। फाइनली 31 अगस्त 2007 को जब शादी को हुए 12-13 दिन निपट चुके थे तब प्रियंका इस दिन अपने जरूरी सामान के साथ रिजवानुर रहमान के घर शिफ्ट हो जाती है। ये जो घर था ये तिलजला एरिया में था और 31 अगस्त को ही प्रियंका और रिजवानुर रहमान की तरफ से बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते हैं और फॉरवर्ड करे जाते हैं। इनमें से एक लेटर था उस टाइम के कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के नाम, दूसरा लेटर था डेप्यूटी कमिश्नर कोलकाता पुलिस को, तीसरा लेटर था ऑफिसर इंचार्ज कराया पुलिस स्टेशन को। अब ये पुलिस स्टेशन रिजवानुर रहमान के घर का पुलिस स्टेशन था, मतलब रिजवानुर रहमान का जो घर था वो इनके जुरिस्डिक्शन में आता था। चौथा लेटर गया विधान नगर पुलिस स्टेशन, जिसके जुरिस्डिक्शन में प्रियंका तोड़ी का घर आता था, यानी उनके फादर अशोक तोड़ी का घर आता था। और पांचवा लेटर गया एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 24 परगनास को। इन सारे लेटर्स में ऑलमोस्ट सेम ही चीज मेंशन थी कि उनकी जो शादी हुई है वो प्रॉपर लीगल तरीके से हुई है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई और वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन प्रियंका तोड़ी के जो फादर हैं अशोक तोड़ी, उनकी फाइनेंशियल पावर को देखते हुए, पॉलिटिकल पावर को देखते हुए और प्रियंका और रिजवानुर के रिलीजियस डिफरेंसेस को देखते हुए, अलग धर्म के होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनकी शादी में फ्यूचर में प्रॉब्लम आए। तो पुलिस ऐसे केस में उनकी हेल्प करे इस तरीके का एक इन्फॉर्मेशन और रिक्वेस्ट वाला लेटर 5 जगह पे भेजा गया था। 31 तारीख को ही ये लेटर्स पुलिस स्टेशन पहुंचे थे या पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचे थे। तो प्रोबेबली ये जो लेटर्स थे ये बाई हैंड सप्लाई किए गए थे। एक नॉर्मल दिन पे प्रियंका अपने घर यूजुअली 3 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन 31 तारीख को जब वो रिजवानुर के घर शिफ्ट हो गई तो वो 4 बजे तक वापस नहीं आती। जब लेट हो गया तो प्रियंका की जो मदर थी उन्होंने प्रियंका का फोन ट्राई किया, लेकिन प्रियंका का फोन नहीं मिला। जब मदर को टेंशन हुई तो उन्होंने प्रियंका तोड़ी के फादर अशोक तोड़ी को फोन किया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि प्रियंका अभी तक घर नहीं आई है। प्रियंका के फादर नॉर्मली अपने बिजनेस में इस टाइम बिजी रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रियंका अभी तक घर नहीं आई है तो वो अपने भाई प्रदीप तोड़ी को लेके एरेना मल्टीमीडिया पहुंच जाते हैं, जहां पे प्रियंका यूजुअली विजिट करती थी पढ़ाई के लिए। तकरीबन 4:30 बजे अशोक तोड़ी और प्रदीप तोड़ी दोनों एरेना मल्टीमीडिया ऑलमोस्ट पहुंचे ही थे, तभी अशोक तोड़ी को घर से एक फोन आता है और फोन पे थी प्रियंका तोड़ी की छोटी बहन। छोटी बहन अशोक तोड़ी को बताती है कि प्रियंका तोड़ी का फोन आया था और उसने शादी कर ली है और वो अब अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। जैसे ही अशोक तोड़ी ने ये बात सुनी तो उन्हें समझ आ गया था कि क्या हुआ है। हालांकि ये बात अशोक तोड़ी के लिए बहुत शॉकिंग थी, लेकिन उन्हें फिर भी रियलाइजेशन हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले अशोक तोड़ी ने प्रियंका के फोन पे काफी सारे टेक्स्ट मैसेजेस को पकड़ा था। अशोक तोड़ी के पूछने पे प्रियंका ने बोला कि वो उसके टीचर हैं और उनसे उनकी नॉर्मली बात होती रहती है। अशोक तोड़ी ने प्रियंका को वार्न किया कि कोई भी जो टीचर है वो सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट तक ही रहना चाहिए, घर नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो वो टेक्स्ट मैसेजेस थे
वो गायब हो गए। अशोक तोड़ी को लगा कि चीजें सेटल डाउन हो चुकी है और प्रियंका इनफ समझदार है कि चीजें कैसे मैनेज करनी है। लेकिन जैसे ही छोटी बहन का फोन आया 4:30 बजे, तो अशोक तोड़ी को रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई थी कि मामला जो उस टाइम पे चला था वो खत्म नहीं हुआ है। अशोक तोड़ी फोन कॉल के बाद जैसे ही अपने शॉक से बाहर आए, तो उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जितने भी समझदार लोग होते हैं, उनको फोन मिलाना शुरू किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिस टाइम पे प्रियंका ने घर पे फोन करके बताया था कि उसने शादी कर लिया, उस टाइम पे बीच में रिजवानुर रहमान ने फोन लेके प्रियंका तोड़ी की फैमिली को ये भी बताया था कि अगर वो आना चाहते हैं अपनी बेटी से मिलने और वही फिल्मी अंदाज में उसे आशीर्वाद देने, तो वो टोटली फ्री है आने के लिए, और उसने अपने एड्रेस भी बताया था। अशोक तोड़ी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो रिजवानुर रहमान के घर जाएंगे और वो अपने भाई प्रदीप तोड़ी को लेके तिलजला लेन वाले एरिया में निकल जाते हैं, जहां रिजवानुर रहमान का घर था। अब जहां ये घर था वो कोई पॉश एरिया नहीं था, जहां नॉर्मली प्रियंका तोड़ी रहती थी, उस टाइप का एरिया नहीं था। अशोक तोड़ी प्रोबेबली शायद वहां कभी गए भी नहीं होंगे। रास्ता पूछते पूछते अशोक तोड़ी फाइनली तिलजला लेन में ढूंढते ढूंढते रिजवानुर रहमान के घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक 8 बज जाते हैं रात के। और इतने टाइम में प्रियंका के मामा यानी अनिल सौरोगी ये भी अशोक तोड़ी के पास पहुंच जाते हैं और ये तीनों रिजवानुर रहमान के घर एंट्री लेते हैं। जैसे ही इन्होंने एंट्री ली तो सारे लोग सामने ही बैठे थे, क्योंकि सभी को पता था कि अशोक तोड़ी घर आएंगे ही आएंगे। अशोक तोड़ी ने किसी पे कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ चिल्लाए नहीं, और सीधा प्रियंका से बात की कि बेटा चलो अब घर चलो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि प्रियंका तोड़ी ने मना कर दिया। अशोक तोड़ी प्रियंका को मनाने लग गए कि वो घर चले। इतने में जो घर के और लोग थे, स्पेशली रिजवानुर रहमान का भाई रुकबनूर और पप्पू, इन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के प्रियंका के मामा और चाचा प्रदीप तोड़ी और अनिल सरोगी को दिखाना शुरू कर दिया। अभी तक रिजवानुर रहमान के घर पे ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा था। उल्टा रिजवानुर रहमान की फैमिली कह रही थी कि प्रियंका ने गलत किया, उसे शादी से पहले अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था, कम से कम एक बंदे को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ रिजवानुर रहमान की फैमिली ये भी कह रही थी कि अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो अगर प्रियंका अपनी मर्जी से जाना चाहे तो वो जा सकती है, लेकिन अगर प्रियंका नहीं जाना चाहती तो फिर वो नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अशोक तोड़ी भी प्यार से बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें उनकी शादी से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बस ये श्योर होना चाहते हैं कि ये शादी हुई है ये प्यार के लिए हुई है। तो अभी के लिए प्रियंका सिर्फ उनके साथ चले घर पे, और जब वो ये मेक श्योर कर लेंगे कि चीजें प्यार की वजह से हुई हैं, तो वो खुद एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज करा के दिसंबर में प्रियंका और रिजवानुर रहमान की शादी कर देंगे। अशोक तोड़ी ने रात के 1 बजे तक काफी कन्विंस करने की कोशिश करी प्रियंका को कि वो उनके साथ उनके घर चले, लेकिन प्रियंका मानने को तैयार नहीं थी। जब 1 बज गए तो प्रदीप तोड़ी और अनिल सौरोगी ये दोनों रिजवानुर रहमान के घर से चले जाते हैं और अशोक तोड़ी रुक जाते हैं ताकि वो प्रियंका को और मना सके। प्रदीप और अनिल ये पहुंचते हैं कराया पुलिस स्टेशन, जिनकी जुरिस्डिक्शन में रिजवानुर रहमान का घर पहुंचता है, और वहां एक कंप्लेंट फाइल कराते हैं कि प्रियंका तोड़ी की जो शादी कराई गई है वो जबरदस्ती कराई गई है, उसकी इच्छा नहीं है वहां रहने की। इस कंप्लेंट के बेसिस पे कराया पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस ऑफिसर्स रिजवानुर रहमान के घर पहुंचते हैं और वो प्रेशर डालते हैं प्रियंका पे कि वो अपने घर चली जाए। लेकिन प्रियंका का स्टांस बहुत क्लियर था, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। ऊपर से पुलिस वाले भी कुछ खास वहां पे एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट था, और जो कंप्लेंट थी कि प्रियंका को बिना मर्जी के शादी कराई गई है वो टोटली इनवैलिड बैठ रही थी। जब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और प्रियंका मानने को राजी नहीं थी, तो पुलिस वाले बिना किसी रिजल्ट के अपने पुलिस स्टेशन वापस चले जाते हैं, और अशोक तोड़ी सुबह के 8 बजे वो भी हिम्मत हार के अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन 1 सितंबर 2007 को अशोक तोड़ी और उनकी फैमिली फिर से रिजवानुर रहमान की फैमिली से कॉन्टैक्ट में आती है, और वो फिर से कोशिश करते हैं कि प्रियंका को कन्विंस किया जा सके। लेकिन इस बार अशोक तोड़ी रिजवानुर रहमान की फैमिली को सीधे सीधे धमकी देते हैं कि अगर प्रियंका अपने घर नहीं पहुंची तो उसका जो खामियाजा है वो पूरी रिजवानुर रहमान की फैमिली को भुगतना पड़ेगा। अशोक तोड़ी के पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि लीगली जो वो कंप्लेंट कर रहे थे कि प्रियंका ने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी है वो वैलिड नहीं बैठ रहा था। अब ऐसे में तोड़ी फैमिली अपने जो कनेक्शंस थे उनको इस्तेमाल करने का कोशिश करती है। तोड़ी फैमिली के अच्छे खासे कनेक्शंस थे कुछ पुलिस ऑफिसर्स से, जैसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डीसीपी अजय कुमार और एक और डीसीपी ध्यानवंत सिंह से। तोड़ी फैमिली अच्छी खासी इन्फ्लुएंशियल थी और पैसे अच्छे खासे थे उनके पास। बीच बीच में वो पुलिस के कुछ प्रोग्राम्स को फंड्स करते थे। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस के जो इवेंट्स होते थे उसमें कई बार लक्स इंडस्ट्रीज की तरफ से कपड़े भी जाते थे। तोड़ी फैमिली के पुलिस ऑफिसर्स से कनेक्शन होने की वजह से कई बार रिजवानुर रहमान और प्रियंका को पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया गया। कई बार पुलिस वाले उनके घर गए और उन पर प्रेशर डालने की कोशिश करी कि प्रियंका अपने घर लौट जाए। कई बार रिजवानुर रहमान को धमकियां दी गई, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए। इस टाइम तक अशोक तोड़ी का जो पेशेंस लेवल था वो टूट रहा था। ऐसे में अशोक तोड़ी ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी जो पॉलिटिकल पावर है या जितनी भी फाइनेंशियल पावर है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। उस टाइम अशोक तोड़ी की फैमिली के अच्छे खासे रिश्ते हुआ करते थे। अशोक तोड़ी के एक बिजनेस एसोसिएट थे स्नेह आशीष गांगुली, सौरव गांगुली के बड़े भाई।
दरअसल स्नेह आशीष गांगुली की अपनी कुछ प्रिंटिंग का काम था और उनकी जो कंपनी थी वो लक्स इंडस्ट्रीज के लिए प्रिंटिंग का काम करती थी उनके कपड़ों पे। अशोक तोड़ी इनके द्वारा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उस टाइम के पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से इनकी कोई कांटेक्ट हो जाए। दरअसल उस टाइम पे स्नेह आशीष गांगुली की अच्छी खासी जान पहचान थी प्रसून मुखर्जी के साथ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही स्नेह आशीष गांगुली और पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी दोनों एक ही इलेक्शंस में खड़े हुए थे एक दूसरे के अगेंस्ट। इलेक्शन था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट बनने का। हालांकि जो इलेक्शन है वो प्रसून मुखर्जी हार गए थे, लेकिन इन दोनों के अच्छे खासे रिश्ते बन गए थे। खैर, यहाँ से अशोक तोड़ी ने अपनी पावर का किस तरीके से इस्तेमाल किया, इसके यूजुअली 2 क्लेम किए जाते हैं। इन दोनों क्लेम में से कौन सा क्लेम सही है ये पब्लिकली कभी क्लियर नहीं हुआ। सीबीआई ने भी जो अपनी जांच करी थी उसकी भी जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी वो भी पब्लिक नहीं करी गई थी। उस रिपोर्ट के भी जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही सामने आए। खैर, एक क्लेम है कि स्नेह आशीष गांगुली ने अशोक तोड़ी की मुलाकात कराई कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के साथ, लेकिन इस मुलाकात में प्रसून मुखर्जी ने अशोक तोड़ी को कुछ खास प्रॉमिस नहीं किया। इनफैक्ट वो मिले भी तो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, जिसमें अशोक तोड़ी ने सारी बातें प्रसून मुखर्जी को एक्सप्लेन करी। प्रसून मुखर्जी ने सुना और उसके बाद वो सीधे निकल गए। ना उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया, ना उन्होंने किसी को कॉल किया। तो कहने का मतलब कि पुलिस कमिश्नर ने अशोक तोड़ी के इस केस में इंटरफेयर नहीं किया। ना उन्होंने अशोक तोड़ी की हेल्प करने की कोशिश करी और ना ही उन्होंने पुलिस को वार्न किया, उनके नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, कि उनका जो इंटरफ्रेंस है और बार बार प्रियंका पर प्रेशर डालना है कि वो अपने घर वापस चली जाए, वो लीगली सही नहीं है। क्योंकि मैरिज तो हो चुकी है और मैरिज होने के बाद एक एडल्ट को ये पूरा हक है कि वो कहाँ रहना चाहता है। और दूसरा क्लेम है कि अशोक तोड़ी के प्रसून मुखर्जी के मिलने के बाद कमिश्नर साहब ने अपने जो हायरार्की में नीचे आने वाले ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो अशोक तोड़ी को हेल्प करें और मामले का कोई सॉल्यूशन निकालें और प्रियंका को उसके घर वापस भेजें। खैर, इनमें से आपको कौन सा ट्रस्टेबल लगता है वो आप डिसाइड करो। लेकिन इस मीटिंग के बाद चीजें चेंज होनी शुरू हो चुकी थी। 31 अगस्त को प्रियंका तोड़ी शिफ्ट हुई थी रिजवानुर रहमान के घर पे और कई दिन निकल चुके थे। 8 सितंबर 2007 को प्रदीप तोड़ी, जो प्रियंका तोड़ी के चाचा थे, उन्होंने एक बिल्कुल नए सिरे से कंप्लेंट फाइल करी कि रिजवानुर रहमान ने प्रियंका तोड़ी को किडनैप किया हुआ है, प्रियंका को उसकी मर्जी के बिना अपने घर पे रखा हुआ है। अब जैसे ही ये कंप्लेन आई तो जो केस एक फैमिली केस था वो एकदम से वो क्रिमिनल केस बन गया और इस कंप्लेन से एक पॉसिबिलिटी का जन्म हुआ कि अब जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डीसीपी अजय कुमार हैं या डीसीपी ध्यानवंत सिंह हैं, वो अब इस केस में डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन जो है वो किडनैपिंग की है, वो शादी की नहीं है। 8 सितंबर को ही रिजवानुर रहमान और प्रियंका दोनों को समन करा जाता है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार में आए। अब जैसे ही रिजवानुर रहमान और प्रियंका पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे लाल बाजार में, तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि रिजवानुर रहमान के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो किडनैपिंग की है और अगर वो प्रियंका को अभी जाने नहीं देगा तो उसके खिलाफ कई सारे लीगल केसेस डाल दिए जाएंगे और उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस अभी भी कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बना रही थी रिजवानुर रहमान पे और कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरीके से प्रियंका को वापस जाने दे। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम अनिल सरोगी, जो प्रियंका तोड़ी के मामा हैं, वो भी प्रियंका को इन्फॉर्म करते हैं कि अशोक तोड़ी जो है उनकी तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। रिजवानुर रहमान और प्रियंका दोनों पे इतना प्रेशर बनाया जाता है कि फाइनली रिजवानुर रहमान इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि प्रियंका जो है वो अपने घर वापस जा सकती है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद उसको अपने हस्बैंड यानी रिजवानुर रहमान के पास आना पड़ेगा वापस। लेकिन इसके साथ में रिजवानुर रहमान के भाई रुकबनूर और उनके दोस्त पप्पू, ये दोनों एक और कंडीशन रखते हैं कि एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन करा जाए। इसको सिर्फ हवा में बातों में प्रॉमिस ना करा जाए, जिसके लिए पुलिस तैयार हो जाती है और प्रॉपर एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लेती है कि 1 हफ्ते बाद प्रियंका को वापस रिजवानुर रहमान के घर वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि जब बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस पेपर की कोई कीमत नहीं है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, इस पे ना तो कोई स्टाम्प है ना कोई मोहर है। और पुलिस की देखरेख में जब ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो ये वैसे भी वैलिड नहीं बैठता, क्योंकि पुलिस को ऐसी कोई अथॉरिटी ही नहीं होती कि वो ऐसे किसी एग्रीमेंट पे साइन करा ले। अब इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद प्रियंका 8 सितंबर को अपने मामा अनिल सौरगी के घर के लिए निकल जाती है, ये सोच के कि वो 1 हफ्ते बाद फिर से रिजवानुर रहमान के घर वापस आएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये लास्ट टाइम है जब वो रिजवानुर रहमान को देख रही है। दिन गुजरते गए और 1 हफ्ता निकल गया, लेकिन प्रियंका रिजवानुर रहमान के पास वापस नहीं आई और पुलिस को भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था रिजवानुर रहमान की बातों को सुनने में। रिजवानुर ने कोशिश करी कि वो किसी तरीके से प्रियंका के कांटेक्ट में आए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। जब कई दिन गुजर गए और 19 सितंबर का दिन आ गया तो रिजवानुर रहमान ने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेगा एक एनजीओ को। एनजीओ का नाम था APDR, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। उस लेटर में रिजवानुर रहमान ने अपनी पूरी कहानी समझाई और साथ में उसने ये भी मेंशन किया कि अगर प्रियंका की फैमिली ये चाहती है कि रिजवानुर रहमान का जो रिलीजन है वो आड़े आ रहा है, तो वो पीसफुल मैरिज के लिए और अपने फ्यूचर के लिए अपना धर्म भी चेंज करने के लिए तैयार है, वो हिंदू बनने के लिए तैयार है। रिजवानुर ने 19 सितंबर को ये
लेटर लिखा और 21 सितंबर को इसी एनजीओ APDR के सीनियर मेंबर सुजातो भद्रा से रिजवानुर रहमान की बातें भी हुई। दोनों ने केस के बारे में डिस्कस किया, डिटेल्स को डिस्कस किया और प्लान किया कि वो आगे मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस केस को लीगली आगे कैसे बढ़ाना है। एनजीओ के सुजातो भद्रा ने जो भी लीगल सपोर्ट के लिए जरूरी चीजें हैं उसकी शुरुआत कर दी और सुजातो भद्रा ने रिजवानुर रहमान को ये भी आश्वासन दिया कि वो किसी तरीके से फंडिंग जुटाएगा और रिजवानुर रहमान को जो पैसे खर्च करने हैं लीगल हेल्प के लिए वो उसे मिल जाएंगे, उसकी टेंशन वो ना ले। लेकिन सुजातो भद्रा को ये पता नहीं था कि जिस केस के लिए वो फंडिंग रेज करने की बात कर रहे हैं वो लव स्टोरी अब खत्म होने वाली है। 21 सितंबर 2007 का दिन था। रिजवानुर रहमान अपने घर से निकला। इस टाइम का शेड्यूल ऐसा था कि वो सुबह अपने घर से निकलता था, वकीलों से, एनजीओ से, इन लोगों से बातचीत करता था कि किस तरीके से वो प्रियंका को अपने घर वापस ला सकता है और शाम तक वो नॉर्मली अपने घर वापस आ जाता था। अब इस दौरान जब प्रियंका उसके साथ नहीं थी तो यूजुअली वो अपने घर भी नहीं रहता था, वो अपने मौसी के घर रहता था। 21 सितंबर को भी उसने वही सेम शेड्यूल फॉलो किया, लेकिन इस दिन शाम को वो घर वापस नहीं आया तो सिर्फ एक फोन, और फोन था कि रिजवानुर रहमान की जो डेड बॉडी है वो एक रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिली है और उसने ट्रेन के सामने आके अपनी जान दे दी है और उसकी जो लव स्टोरी है उसका दी एंड हो चुका है। लव स्टोरी का दी एंड तो सच में यहाँ पे हो गया, लेकिन इस वीडियो का एंड यहाँ नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ सिर्फ एक फिजिकल स्टोरी का एंड होता है। यहाँ से जो लीगल कहानी शुरू हुई या इन्वेस्टिगेशन टीम्स की कहानी शुरू हुई उसमें ऐसी ऐसी बातें सामने आई कि अब तक जो मैंने आपको बताया वो धीरे धीरे झूठ लगने लगा। 21 सितंबर के दिन रिजवानुर रहमान अपने घर से बाहर निकला सुबह 8:30 बजे के आसपास। बीच में उसने काफी लोगों से बातचीत की जिसमें उसके लॉयर, एनजीओ के सुजातो भद्रा और कुछ लोग शामिल थे। तकरीबन 10:28 के आसपास रिजवानुर रहमान की लास्ट बातचीत हुई थी अपने लॉयर के साथ और उसके 2 मिनट बाद 10:30 रेलवे पुलिस ने रिजवानुर रहमान की जो बॉडी है उसको रेलवे ट्रैक से बरामद किया। अब बॉडी रेलवे स्टेशन पर मिली थी, इसीलिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी थी वो रेलवे पुलिस फोर्स की होती है। रेलवे पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और उन्होंने केस रजिस्टर किया अननेचुरल डेथ का, एक तरीके से आत्महत्या का। उनके हिसाब से जो बॉडी पे इंजरीज थी वो ट्रेन एक्सीडेंट वाली इंजरीज ही थी। जो ये रेलवे पुलिस वहां मौजूद थी स्टार्टिंग में, उन्हीं में से एक ऑफिसर थे सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना। यहाँ से जो रिजवानुर रहमान की बॉडी थी उसे रेलवे पुलिस ने RG कार मेडिकल कॉलेज वहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक जो इस केस पे नजर थी मीडिया की वो इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक ठाक अमाउंट में थी, लेकिन जैसे ही रिजवानुर रहमान की डेड बॉडी की खबर सामने आई ये न्यूज एकदम से पूरे देश में फैल गई, एकदम वायरल हो गई और लोगों ने गली मोहल्लों में भी इस केस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आई पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी की तरफ से। जैसे ही ये न्यूज काफी वायरल होने लग गई पूरे देश में तो रिपोर्टर्स भी आने लग गए पुलिस के पास और इससे पहले कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती उससे पहले ही पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी ने बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी। किसी रैंडम रिपोर्टर ने प्रसून मुखर्जी से एक सवाल पूछा कि जब रिजवानुर रहमान और प्रियंका की शादी उनकी मर्जी के साथ हुई है, जब पुलिस ने मैरिज सर्टिफिकेट तक देख लिया तो फिर पुलिस ने शादी में इंटरफियर क्यों किया? पुलिस की कैसे अथॉरिटी बनती है? प्रसून मुखर्जी ने इस बात का बड़े गुस्से में रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ऐसे केसेस में इंटरफियर नहीं करेगी तो कौन करेगा? PWD। साथ में उन्होंने बोला कि माँ बाप अपने बच्चों को 20-25 साल तक पालते हैं और वो फिर किसी ऐसे ही बंदे के लिए छोड़ देंगे। प्रसून मुखर्जी ने ये स्टेटमेंट गुस्से में दी और वो सीधा वहां से निकल गए। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद पूरे देश में गुस्सा बढ़ गया क्योंकि धीरे धीरे पब्लिक को ये चीज तो रियलाइज हो गई थी कि पुलिस ने जबरदस्ती इंटरफियर किया है दोनों एडल्ट की शादी में। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद ये भी कंफर्म हो गया था कि पुलिस कमिश्नर को इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। उल्टा वो रिजवानुर रहमान की डेथ के बाद भी अशोक तोड़ी के फेवर में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में एक और चीज हो रही थी कि अभी तक पुलिस मॉर्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई थी। ऐसे में ये स्टेटमेंट भी आई और दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि पुलिस भी इस पूरे केस को आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश कर रही है। 21 सितंबर को जैसे ही रिजवानुर रहमान की जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए RG कार मेडिकल कॉलेज पहुंचती है, वैसे ही रिजवानुर रहमान का भाई रुख बनूर ये पुलिस कंप्लेंट फाइल करता है कराया पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट जो कराई गई वो रिजवानुर रहमान की मदर किश्वर जहान के नाम से कराई गई। कंप्लेंट थी प्रियंका तोड़ी के फादर अशोक तोड़ी के खिलाफ। 22 सितंबर को पुलिस मॉर्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि रिजवानुर रहमान की बॉडी पे जो इंजरीज हैं वो मल्टीपल टाइप की इंजरीज हैं और वो ट्रेन एक्सीडेंट की इंजरीज से मैच खाती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि रिजवानुर रहमान ने आत्महत्या की है। अब तक जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। पॉलिटिकली भी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी प्रोटेस्ट करने लग गई थी और पब्लिक का जो भरोसा था लोकल पुलिस में वो कम होने लग गया था। ऐसे में एक अफवाह फैलती है कि पुलिस जो है वो रिजवानुर रहमान की जो बॉडी है उसको डिस्पोज करने की कोशिश कर रही है। इस अफवाह के फैलने के बाद पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कराया पुलिस स्टेशन को घेर लेती है।
कई सारे जो पुलिस व्हीकल थे उनको जला देती है, रोड्स को ब्लॉक कर देती है। पब्लिक प्रेशर उस टाइम पे इतना जाता था कि उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, वो 24 सितंबर को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद सीआईडी इंक्वायरी बिठा देते हैं। जब सीआईडी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन मिली, तब जो बातें सामने आनी शुरू हुई, उससे भी जो पूरा केस है वो उलट पुलट होना स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट सीआईडी की इंक्वायरी में स्टार्टिंग में ही चीजें मिसमैच होने लग गई। जब सीआईडी ने रेलवे अथॉरिटी से ये जानने की कोशिश करी कि रिजवानुर रहमान का जो एक्सीडेंट हुआ है वो एग्जैक्टली कौन सी ट्रेन के साथ हुआ है, तो रेलवे अथॉरिटीज ने ये साफ मना कर दिया कि उनकी ट्रेन से कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। अब ऐसे में जो इंक्वायरी टीम थी, उन्होंने रेलवे अथॉरिटीज से पूछा कि भाई आप ही लोगों ने तो स्टार्टिंग की रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें जो इंजरीज के निशान है वो भी ट्रेन इंजरी से मैच खाते हैं, ये भी मेंशन करा गया था। इस पर रेलवे अथॉरिटी का जवाब था कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पे मिली है और उसको इंजरीज हैं, लेकिन हमने ये मेंशन नहीं किया कि हमारी किसी ट्रेन से कोई एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही ये जो इंक्वायरी की बात थी कि किसी ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, ये सामने आई, तो मीडिया ने अपनी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी उसी साइट पे जहां रिजवानुर रहमान की बॉडी मिली थी। ऐसे में जो मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स थे या न्यूज़पेपर्स थे, उनकी जब रेलवे पटरी के पास रहने वाले लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो बॉडी मिली थी वो सीधी पड़ी हुई थी और उसके जो हाथ थे वो भी उसके चेस्ट के ऊपर थे और बॉडी पे इंजरीज बहुत सारी थी, लेकिन फेस पे कोई इंजरी नहीं थी। कहने का मतलब ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रेलवे पटरी पे आके उस बॉडी को प्रॉपरली रखा हो। जैसे जैसे ये बातें सामने आनी शुरू हुई तो रिजवानुर रहमान की जो फैमिली थी उनको ये शक होना शुरू हो गया कि जिस बॉडी को रेलवे ट्रैक से उठाया गया था और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था वो एक्चुअली रिजवानुर रहमान की बॉडी थी ही नहीं। बाद में रिजवानुर रहमान की फैमिली ने कोर्ट में एक एफिडेविट भी सबमिट किया था जिसमें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करे गए थे कि जब डेड बॉडी को स्टेशन सुपरिंटेंडेंट ने देखा था, देखने के बाद जब उसे रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसने बॉडी को देखने के बाद इंसान की उम्र 55 साल बताई थी। एक 30 साल का लड़का 55 साल का कैसे लग सकता है? ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये एफिडेविट के साथ बाद में कोर्ट में सबमिट भी करे गए थे। अब सीआईडी इंक्वायरी से काफी सारी चीजें सामने तो आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सीआईडी को सिर्फ इंक्वायरी दी गई थी। ऊपर से जो सीआईडी है वो आती तो स्टेट के कंट्रोल में ही थी, प्रदेश के कंट्रोल में थी। इससे जो रिजवानुर रहमान की फैमिली थी उनका जो ट्रस्ट था इन्वेस्टिगेशन पे वो वीक हो रहा था। वो चाहते थे कि इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फैमिली ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की अपील डाल दी। 16 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब सीआईडी से शिफ्ट होकर सीबीआई की तरफ जानी चाहिए, सीबीआई इसको हैंडल करेगी। साथ में कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि सीबीआई अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करेगी वो एक क्लोज्ड फाइल में करेगी। 16 अक्टूबर 2007 से लेके 8 जनवरी 2008 तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चलती है और इस इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे केस का जो बेस्ट वर्जन था वो सामने आता है। अब वही मैं आपको समराइज करके सुनाऊंगा। हालांकि सीबीआई को कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको हमें क्लोज्ड फाइल में सबमिट करनी है, लेकिन कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू काफी कुछ सामने आया और जो बेस्ट वर्जन है वो अब आपके सामने आएगा। पहले दिन जब अशोक तोड़ी को पता चला कि प्रियंका की जो शादी है वो रिजवानुर रहमान के साथ हो चुकी है और वो उनके घर जाके कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, तो अशोक तोड़ी ने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके मुलाकात करी 2 डीसीपी से, डीसीपी अजय कुमार और डीसीपी ध्यानवंत सिंह। अब इनको ये कोड वर्ड्स में बुलाते थे DCHQ और DCDD, यानी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट DD और HQ मतलब हेडक्वार्टर प्रोबेबली। डीसीपी ध्यानवंत सिंह ने एसीपी सुकंती को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो इस केस में देखें और अशोक तोड़ी की जो हेल्प है वो करें। एसीपी सुकंती ने इंस्ट्रक्शन दिए सब इंस्पेक्टर कृष्णेंदु को। इस पूरे केस में जब जब रिजवानुर रहमान पर प्रेशर डालने की कोशिश करी गई तब इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा करी गई ताकि प्रियंका को घर भेजा जा सके। जब पुलिस के प्रेशर डालने के बाद रिजवानुर रहमान नहीं माना और प्रियंका अपने घर वापस नहीं गई तो अशोक तोड़ी ने दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें से एक था कि रिजवानुर रहमान का जो पूरा इलाका था उसके जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जैसे एक बिल्डर था हसन अली, उसके थ्रू भी अशोक तोड़ी ने रिजवानुर रहमान की फैमिली को धमकाने की कोशिश करी। और ये सारी चीजें बाद में सामने आई जब अशोक तोड़ी और काफी सारे अकाउंट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस देखे गए। उनमें कुछ क्रिमिनल टाइप के लोगों के भी अकाउंट्स थे और इन ट्रांजैक्शंस में एक और ट्रांजैक्शन सामने आई जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। अशोक तोड़ी के द्वारा एक ट्रांजैक्शन करी गई थी मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू के अकाउंट में और ये पैसे दिए गए थे ताकि पप्पू इस शादी को तुड़वा दे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पप्पू ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया कि उसने 5 लाख एक बार और 6 लाख एक बार अशोक तोड़ी से लिए हैं। इनफैक्ट इसमें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पप्पू ने साथ में सीबीआई को यह भी बताया कि इसमें से जो कुछ अमाउंट ऑफ पैसा है वो रुकबनूर यानी रिजवानुर रहमान के सगे भाई के अकाउंट में भी गया है। प्रोबेबली जब ये सारी बातें प्रियंका को पता चली तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि उन्हें कभी रुकबनूर और पप्पू की हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। जब सारी कोशिश करने के बाद भी अशोक तोड़ी द्वारा
प्रियंका घर वापस नहीं आई तो अशोक तोड़ी को सजेशंस दिए गए, प्रोबेबली पुलिस ऑफिसर्स द्वारा ही, कि वो जो कंप्लेंट है वो शादी की रजिस्टर ना कराएं, वो किडनैपिंग की रजिस्टर कराएं, ताकि केस जो है वो क्रिमिनल केस बन जाए। इस कंप्लेंट के बाद रिजवानुर रहमान और प्रियंका दोनों को लाल बाजार हेडक्वार्टर में समन करा गया और रिजवानुर रहमान पे प्रेशर डाला गया कि अगर उसने प्रियंका को जाने नहीं दिया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद रिजवानुर रहमान तैयार हो गया कि अगर रिटर्न में दिया जाए कि प्रियंका को 1 हफ्ते बाद वापस भेज दिया जाएगा तो वो प्रियंका को 1 हफ्ते के लिए, वो भी अशोक तोड़ी के घर नहीं, उसके मामा के घर जाने की परमिशन दे सकता है। प्रियंका 8 सितंबर को अपने मामा के घर चली जाती है और 9 सितंबर को प्रियंका का फोन पहुंचता है रिजवानुर के पास और फोन करते ही प्रियंका रिजवानुर से पूछती है कि पोम्पी कौन है, पोम्पी रॉय। अब पोम्पी रॉय का जो नाम है वो इस पूरे केस में सीबीआई इंक्वायरी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पहले कभी लिया ही नहीं गया था। प्रियंका ने रिजवानुर से कहा कि पापा मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम पोम्पी और रिजवान के बारे में जानती हो। पोम्पी रॉय दरअसल रिजवान की पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिसकी इस टाइम तक शादी हो चुकी थी। जैसे ही फोन पे रिजवान ने पोम्पी रॉय का नाम सुना उसको बहुत गंदा वाला शौक लगा और रिजवान यहाँ तक ये भी समझ गया था कि प्रियंका के फादर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर 9 सितंबर को प्रियंका ने जल्दी जल्दी फोन काटा और रिजवानुर को बोला कि वो 18 तारीख को रिजवान से मिलेगी। लेकिन ये लास्ट टाइम था जब रिजवानुर रहमान और प्रियंका की कभी बात हुई। एक बार जब प्रियंका अपने मामा अनिल सौरोगी के घर पहुंच गई, उसके बाद अनिल ने एक लेटर लिखा अशोक तोड़ी को और उसी लेटर को फॉरवर्ड किया डीसीपी अजय कुमार को। उस लेटर में लिखा था कि अनिल को जरूरी काम के लिए, बिजनेस के लिए जर्मनी निकलना है और इसीलिए प्रियंका की जो जिम्मेदारी है वो अशोक तोड़ी को दे देते हैं और अशोक तोड़ी 1 हफ्ते बाद प्रियंका को रिजवानुर रहमान के पास ले जाए। जैसे ही प्रियंका जो है वो अशोक तोड़ी के पास पहुंचती है तो अशोक तोड़ी प्रियंका को लेके तिरुपति निकल जाते हैं साउथ इंडिया में। एट द सेम टाइम प्रदीप तोड़ी और उनकी वाइफ यानी प्रियंका के चाचा चाची ये निकलते हैं पोम्पी रॉय के घर की तरफ और पोम्पी रॉय को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रियंका को फोन करे और रिजवान की ऐसी ऐसी बातें बताए जो पास्ट में हो चुकी हैं और जो रिजवान की गलत बातें हो। प्रोबेबली जो पोम्पी रॉय की बातें अशोक तोड़ी को पता चली वो भी कहीं ना कहीं पप्पू या फिर रुक बनूर जो रिजवानुर रहमान का सगा भाई था उन्हीं की तरफ से पता चली थी, क्योंकि 13 सितंबर को प्रदीप तोड़ी आईटीसी सोनार होटल में 5 स्टार होटल में पप्पू से मिले थे और उन्होंने उसे 5 लाख रुपए दिए थे। अब इस टाइम पे अशोक तोड़ी और प्रियंका तो तिरुपति निकल चुके थे, लेकिन प्रदीप तोड़ी 14 सितंबर को डीसीपी अजय कुमार के ऑफिस में एक कंप्लेन फाइल करते हैं कि एक आदमी सादिक हुसैन वो प्रदीप तोड़ी को धमकियां दे रहा है कि प्रियंका को रिजवानुर रहमान के पास वापस भेज दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हालांकि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सारी कंप्लेंट्स फर्जी थी और ये जान के करी गई थी ताकि सादिक हुसैन जो प्रियंका और रिजवानुर रहमान की शादी का विटनेस था उस पर प्रेशर डाला जा सके और शादी को किसी तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। 15 सितंबर को 7 दिन पूरे हो गए थे एग्रीमेंट के, लेकिन प्रियंका रिजवानुर रहमान के पास वापस नहीं आई। ऐसे में रिजवानुर रहमान ने कोशिश करी अशोक तोड़ी और उनकी वाइफ बिमला तोड़ी को कॉन्टैक्ट करने की और उसने कुछ मैसेजेस भी किए कि उसने कुछ ऐसे डिजाइन्स प्रिपेयर करे हैं लक्स कोजी के लिए जो वो उन्हें दिखाना चाहता है। जब ये मैसेज प्रियंका के मॉम डैड के पास पहुंचा तो पप्पू ने रुकबनूर से बोला कि डीसीपी साहब वार्न कर रहे हैं रिजवानुर रहमान को कि वो तोड़ी फैमिली के किसी भी मेंबर को मैसेज ना करे। अब पप्पू ये सारी चीजें कह रहा था क्योंकि उसने पैसे लिए थे अशोक तोड़ी से। जब कई सारे दिन गुजर गए और रिजवानुर रहमान को कोई तरीका नजर नहीं आया प्रियंका को वापस लाने का, तो उसने कोशिश करी एक एनजीओ से कॉन्टेक्ट करने की, APDR सुजातो भद्रा का एनजीओ। वहां से उसकी मुलाकात हुई एक लॉयर हिमांशु दे के साथ और हिमांशु दे ने उसे सजेस्ट किया कि हम हीबियस कॉर्पस पिटीशन दायर कर सकते हैं कोर्ट में। ये एक तरह की पिटीशन होती है कि अगर कोई आपकी फैमिली के मेंबर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाए या कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम डिटेन या अरेस्ट कर ले तो आप कोर्ट में ये पिटीशन दायर कर सकते हो और फिर कोर्ट ये डिमांड करेगी कि 24 घंटे में उस आदमी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जब रिजवानुर रहमान की बात हुई वकील साहब के साथ तो उसे वकील साहब ने साथ में लीगल खर्चों के बारे में भी बताया, एक्सपेंसेस के बारे में। रिजवानुर ने उसी दिन अपने इन खर्चों के बारे में अपने दोस्त सादिक हुसैन को बताया जो विटनेस भी था शादी के टाइम पे, और उसी टाइम पे उसने सादिक हुसैन को एक और बात बोली कि अगर प्रियंका उसके पास वापस नहीं आई तो वो गलत कदम उठा लेगा। इसी टाइम के दौरान रिजवानुर रहमान ने अपने एक कजिन उसके कंप्यूटर पे 2 फोल्डर भी बनाए, जिन फोल्डर का नाम उसने एक का रखा रिजवान और एक का नाम था रिजवान प्रियंका। हालांकि बाद में जब रिजवानुर रहमान की डेथ हो गई तो उसके कजिन ने वो दोनों फोल्डर्स डिलीट कर दिए, लेकिन बाद में जब सीबीआई ने उस हार्ड डिस्क को जब्त करके उसे एनालिसिस के लिए हैदराबाद भेजा तो उन फोल्डर्स के अंदर एक सुसाइड लेटर रिकवर हुआ। 20 से 21 सितंबर के बीच में रिजवानुर रहमान ने पोम्पी से भी बातचीत करी, लेकिन मैक्सिमम जो ये बातचीत हुई थी ये पीसीओ के थ्रू हुई थी, इसीलिए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये कभी सामने नहीं आ पाई। प्रोबेबली उस टाइम रिजवानुर रहमान ने ये जानने की कोशिश करी कि पोम्पी ने प्रियंका को क्या क्या बताया है, और पोम्पी के स्टेटमेंट्स के हिसाब से प्रियंका बार बार पोम्पी रॉय से एक सवाल पूछ रही थी कि क्या रिजवान और पोम्पी के
गलत संबंध भी हुए हैं। रिजवानुर रहमान के लॉयर और एनजीओ के मेंबर सुजातो भद्रा ने जब रिजवान की डेथ के बाद ये स्टेटमेंट दी कि उन्हें नहीं लगता कि रिजवान आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही पैशनेटली लीगल हेल्प की कोशिश कर रहा था ताकि उसे प्रियंका वापस मिल सके। तब उन्हें ये बात नहीं पता थी कि रिजवान की साइड बाय साइड पोम्पी से भी बातें चल रही थी। तब उन्हें ये नहीं पता था कि रिजवान के मन में अब एक और सवाल था कि क्या प्रियंका अब उसके पास वापस आना भी चाहती है। कहीं अशोक तोड़ी के फादर ने प्रियंका के मन में इतना जहर तो नहीं भर दिया और पॉम्पी रॉय की बातचीत होने की वजह से प्रियंका का स्टांस तो नहीं चेंज हो गया। और अगर ऐसा है तो फिर सब कुछ बेकार है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बेस्ट वर्जन जो बनता है उस हिसाब से जब रिजवान 21 सितंबर को अपनी खाला के घर से निकला और काफी सारे लोगों को फोन करने के बाद 10:30 बजे रेलवे पटरी पर पहुंचा, तो उसने एक पटरी पे एक ट्रेन को आते हुए देखा और वो उस ट्रेन के सामने जाके लेट गया और शायद इसीलिए उसके जो हाथ थे वो उसके चेस्ट के ऊपर थे। वो ट्रेन रिजवानुर रहमान के ऊपर से गुजर गई। 8 जनवरी 2008 को सीबीआई ने अपनी ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी और उसे एक आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया। अशोक तोड़ी, प्रदीप तोड़ी, अनिल सरोगी और मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू, इन सभी के खिलाफ में अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चला, मतलब आत्महत्या करने पे मजबूर कर देना। और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी, इनके खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बोला गया। भले ही सीबीआई ने अपनी फाइनल चार्जशीट फाइल कर दी, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या ये पूरा केस 100% ऐसे ही हुआ था या इसमें कोई ऐसा टर्न भी था जो किसी को दिखाई नहीं दिया। कुछ टाइम बाद अरिंदम मन्ना की भी डेड बॉडी एक रेलवे ट्रैक पर मिली, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी में उनका सर नहीं था और उनका जो फोन था उससे जो 2 सिम कार्ड थे वो भी गायब थे। ऐसे आदमी की बॉडी रेलवे ट्रैक पर ही मिलना, जो इस केस का सबसे पहला विटनेस था, जिसने इस केस में सबसे पहले एग्जामिनेशन की थी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अरिंदम मन्ना की भी जो केस था उसको भी आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया गया। इस केस का 100% सच क्या है वो किसी को नहीं पता, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आप भी एक अंदाजा लगा सकते हो और कमेंट्स में डाल सकते हो। खैर, ये थी रिजवानुर रहमान और प्रियंका की लव स्टोरी।